नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियम ट्यूटोरियल्स करंट अफेयर्स में। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हर दिन आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि उस दिन के टॉप के 15 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 मार्च 2024 के 15 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। आप इसे पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपको इसका कंटेंट, इसके डिलीवरी पसंद आती है, उसके बाद ही आप इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली डिस्कवर्ड मैसिव वोल्केनो नेम्ड नॉक्टिस वोल्केनो वॉज फाउंड ऑन विच प्लेनेट। यानी कि हाल ही में खोजा गया नॉक्टिस ज्वालामुखी नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी नेपट्यून, ऑप्शन डी सैटर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मार्स। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। साइंटिस्ट रिसेंटली हैव डिस्कवर्ड ए मैसिव वोल्केनो ऑन मार्स कॉल्ड नॉक्टिस। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नॉक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। इसके साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 9022 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 450 किलोमीटर है। ऊंचाई देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। लगभग 200 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा है। ये जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य रेखा, मार्स की भूमध्य रेखा के साउथ में स्थित है, यानी कि दक्षिण में। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन द इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स। यानी कि ट्रैफिक एंड WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। अब आप कहेंगे सर इसमें ये ट्रैफिक और WWF क्या है। तो ट्रैफिक एक्चुअली क्या है कि ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। और WWF हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इनकी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के बारे में बात की गई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ये पूछा गया है कि इन चार राज्यों में से कौन सा राज्य शार्क के इलीगल बॉडी पार्ट्स के ट्रेड में टॉप पर आया है इस बार। हालांकि ये एक तरह से नेगेटिव चीज़ है, लेकिन फिर भी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जो अवैध व्यापार किया जा रहा है शार्क्स के बॉडी पार्ट्स का, इसमें कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 2024 की ट्रैफिक और WWF इंडिया की रिकॉर्ड की एनालिसिस के द्वारा ये पता चला है कि तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा शार्क के बॉडी पार्ट्स को इलीगली ट्रेड किया है। तो 2010 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 65% 65% भागीदारी रही है तमिलनाडु की शार्क के इलीगल बॉडी पार्ट्स के ट्रेड में। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लें कि ट्रैफिक और WWF इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य ही सबसे ऊपर है जिसमें शार्क के अंगों के अवैध व्यापार सबसे ज़्यादा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ पर स्थापित किया है। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ सेट अप इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स नेम्ड नौसेना भवन एट विच प्लेस। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। इसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आपको पता है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह हैं। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड नौसेना भवन, जो कि इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है, बना है दिल्ली कैंट में।
तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है और यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय है, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेवी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अटापाका पक्षी अभयारण्य हाल ही में खबरों में है, वह किस राज्य में स्थित है? अटापाका बर्ड सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। अटापाका पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 673 स्क्वायर किलोमीटर, 673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें काईकुलर फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पर ये स्थित है। जो मेजर कॉमन स्पेशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं वो हैं कॉमोरेंट, कॉमन रेडशैंक्स और काफ़ी कुछ ऐसी ही स्पेशीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अटापाका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका एरिया कितना है? 673 स्क्वायर किलोमीटर, 673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का जो नेशनल वैक्सीनेशन डे हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, उसका कहें कि उसकी थीम क्या थी या उसका विषय क्या था? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड। ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन्स वर्क। ऑप्शन सी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और ऑप्शन डी, क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है वो आपको सभी को पता होगा, 16 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है और इस साल 2024 में इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और बेसिकली जो ये नेशनल वैक्सीनेशन डे है इसका उद्देश्य होता है टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों के खिलाफ सार्वभौमिक सुरक्षा पर जोर देना, यानी कि इट एम्फसाइजेज ऑन द यूनिवर्सल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज थ्रू वैक्सीनेशन। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मार्च 16। और इस वर्ष की थीम क्या थी? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कोचरब आश्रम? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश, तो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। अब आप कहेंगे सर आश्रम की बात आ रही है, तो हिंट तो आपको मिली गई होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और मिलेगा कि कोचरब आश्रम वह पहला आश्रम है जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और इसका उद्घाटन सन 1915 में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो आंसर मिले। एक, कोचरब आश्रम किस सन में बनाया गया था, उद्घाटन हुआ था उसका? 1915 में बनाया गया था। कब, किसने स्थापित किया था? गांधी जी ने स्थापित किया था। और अब इसका उद्घाटन हुआ है, किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? साबरमती, गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री इज वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर? विच कंट्री इज वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 एंड 2023? यानी कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2023 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है?
क्वेश्चन क्लियर है आपको? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 19 से 23 के बीच में दुनिया की शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। इसका सही आंसर है इंडिया। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री की फुल फॉर्म स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस डेटा के अनुसार इंडिया वो ऐसा देश है जिसने कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में आर्म्स यानी कि जो हथियार होते हैं वो इंपोर्ट किए हैं सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। और जो ये इंडिया का इंपोर्ट है वो 9.8% है टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस, यानी कि पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहाँ रखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम मोदी ने धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है और ये इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस है। यह भारत की पहली वाणिज्यिक अर्धचालक निर्माण सेवा होगी। ठीक है, क्लियर है? तो कहाँ पर ये आधारशिला रखी गई है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? धोलेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का नया चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस हैं, नायब सैनी, बंदारू दत्तात्रेय, भूपेंद्र यादव या अतुल प्रधान। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है वो है ऑप्शन ए, नायब सैनी। एक्सप्लेनेशन आप देख लें। हरियाणा बीजेपी प्रेसिडेंट एंड कुरुक्षेत्र एमपी नायब सैनी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर लाल खट्टर और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। नायब सैनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नायब सैनी को 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से एमपी चुना गया था। सन 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। ठीक है, क्लियर है? नए मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकादमी पुरस्कार 2024 यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स? ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सिलियन मर्फी, जॉनी ब्राइस, क्रिस्टोफर नोलन। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन बी, सिलियन मर्फी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एकेडमी अवार्ड्स 2024 जो कि 96th एकेडमी अवार्ड्स थे वो अनाउंस हुए, उसमें जो मूवी है ओपेनहेमर उसने सबसे ज़्यादा 7 अवार्ड जीते और ओपेनहेमर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया इसी फिल्म के लिए, ओपेनहेमर फिल्म के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, सिलियन मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वुमेन्स टीम हैज़ वॉन द सेकेंड एडिशन ऑफ WPL? WPL की फुल फॉर्म आपको पता होगी, वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है मेंस का, वैसे ही WPL होता है वुमेन्स का, वुमेन प्रीमियर लीग। तो इनमें से किस महिला टीम ने WPL का दूसरा संस्करण जीता है? ये सेकेंड एडिशन था। ऑप्शंस हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, गुजरात जाइंट्स या फिर UP वॉरियर्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने वुमेंस प्रीमियर लीग का सेकंड एडिशन जो अभी हाल ही में होकर चुका है उसको जीता है और उसने फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हराया है। अब आपको पता होगा जब भी हम IPL की बात करते हैं या जब भी हम WPL की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे अवार्ड होते हैं। जैसे 2 मेजर अवार्ड्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन था?
और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए। तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको मिलती है एक ऑरेंज कैप जो वो मैच में पहन के रखता है, और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलती है पर्पल कैप। तो फीमेल की बात करेंगे अगर, तो ऑरेंज कैप मिली है एलिस पेरी को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं। और पर्पल कैप मिली है श्रियंका पाटिल जो कि इंडिया की हैं और एक ऑफ स्पिनर हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, एक कि जो WPL का सेकंड एडिशन है उसमें विनर कौन था, RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ऑरेंज कैप एलिस पेरी, पर्पल कैप श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया है। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुहानी शर्मा, दीपा मलिक, निहारिका सिंह और शीतल देवी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शीतल देवी। तो शीतल देवी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन। शीतल देवी कौन है, ये एक इंडियन पैरा आर्कर हैं। आपको पता होगा दो तरह के ओलंपिक्स होते हैं, एक ओलंपिक्स जो नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं और दूसरे होते हैं पैरा ओलंपिक्स जिसमें जो पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो शीतल देवी कौन है, एक इंडियन पैरा आर्कर। और शीतल देवी को 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2023 के अर्जुन अवार्ड मिला है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं, दिनेश कुमार शुक्ला, अजय कुमार श्रीवास्तव, नवनीत कुमार सहगल, सुरिंदर चावला। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नवनीत कुमार सहगल। तो नवनीत कुमार सहगल बेसिकली कौन है, नवनीत कुमार सहगल एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनको कि न्यू चेयरमैन बनाया गया है प्रसार भारती का। सहगल से पहले सूर्य प्रकाश इस पोस्ट पर थे जो कि फरवरी 2020 में 70 ईयर्स अटेन करने के बाद रिटायर हो गए थे और तब से ये पोस्ट खाली थी, यानी कि लगभग 4 साल बाद इस पोस्ट को भरा गया है। तो नए चेयरमैन कौन है प्रसार भारती के, नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस हैं, महमूद अब्बास, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सिताये, मोहम्मद साद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ऑफ द फिलिस्तीन अथॉरिटी हैज़ अपॉइंटेड मोहम्मद मुस्तफ़ा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और मुस्तफ़ा हमास के शासन के तहत गाजा के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख करने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अग्रणी फ़िलिस्तीनी व्यापारिक हस्तियों में से एक हैं, यानी कि मुस्तफ़ा इज़ वन ऑफ द लीडिंग फ़िलिस्तीनियन बिजनेस फिगर्स विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवरसीइंग गाजाज रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स अंडर हमास रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड वाटरवेज प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट डैश इन आसाम टू बूस्ट टेररिज्म, यानी कि जहाज रानी मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम में कितने अमाउंट की जलमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 645 करोड़ रुपए, 425 करोड़ रुपए, 735 करोड़ रुपए या फिर 255 करोड़ रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 645 करोड़ रुपीज़। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंडियाज़ शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹645 करोड़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, यानी कि भारत के जहाज रानी मंत्रालय ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ₹645 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और प्रोजेक्ट्स जो होगा ये विल बी डेवलप्ड अंडर द सागरमाला प्रोग्राम। आपको पता है सागरमाला एक प्रोग्राम है जो कि बेसिकली वाटरवे से रिलेटेड है। तो जो परियोजनाएं होंगी वो सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित की जाएंगी। यहाँ पर हमारी 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ का 17 मार्च का वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप खुद तो पढ़ें ही, साथ में अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आपके कोई कमेंट्स, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर बता सकते हैं। आपको उनका जवाब कमेंट्स के थ्रू ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।